जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पैरामेडिकल की ये हमारी क्लास है जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, आपके ब्रेन को पढ़ने वाले हैं, आपके बॉडी के सीपीयू को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपकी बॉडी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे काम करती है, इन सभी को मतलब कंट्रोल करने वाली जो चीज है उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसी के साथ देखो, मैं हाथ ऐसे फेर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या कुछ भी काम कर रहा हूँ, इवन मेरे जो ऑर्गन्स जो अंदर काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, वो भी कंट्रोल जो करता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे नर्वस सिस्टम को। हालांकि नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब जो अंदर से कमांड करता है, या फिर आप ये कह सकते हो अंदर से प्रोसेस करता है। पेरिफेरल मतलब बाहर से, बाहर का मतलब जो उसको इंफॉर्मेशन देता है या फिर लेके आता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल। यानी कि हम जो नर्वस सिस्टम करने वाले हैं वो दो टाइप का नर्वस सिस्टम करने वाले हैं। ये जो कई स्टूडेंट या कई टीचर या कोई भी, कई बार हम ये सोचते हैं कि केवल ब्रेन ही नर्वस सिस्टम है। नहीं, ब्रेन तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उससे अलावा भी जो है नर्वस सिस्टम। एक बात याद रखना, नर्वस सिस्टम जो है वो बना है किससे? नर्व से। नर्व से, या फिर आप ये कह सकते हो ये बना है न्यूरॉन से, न्यूरॉन सेल। देखिएगा, न्यूरॉन सेल क्या होती हैं? वो सेल होती हैं जो नर्वस सिस्टम के हर एक ऑर्गन को बनाती हैं, उनको न्यूरॉन सेल बोलते हैं। सबसे छोटी होती है, इन्हीं से तो नर्व बनी होती हैं, इन्हीं से आपका ब्रेन बना होता है, स्पाइनल कोड बना होता है। जितने भी ऑर्गन नर्वस सिस्टम में होते हैं वो सारे न्यूरॉन से बने होते हैं। और नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इन सभी की यूनिट जो होती है ना, यूनिट का मतलब मैं स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बता चुका हूँ। यूनिट का मतलब होता है इकाई, वो चीज जो सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि वो चीज जिससे मिलकर कोई भी चीज बनी होती है। जैसे ईंट से मकान बनता है, वैसे ही न्यूरॉन सेल से ही आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पैरामेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टाफ नर्स है, चाहे एमपीएसडब्ल्यू है, रेडियोग्राफर है, कोई भी पैरामेडिकल का एग्जाम है, उन सभी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेम होती है। ठीक है, कई बार बच्चे डिमांड करते हैं, सर इसका बैच निकाल दो, इसका बैच निकाल दो। देखो, बैच वैच वाली चीज अलग है। अभी जो है हम कंबाइन पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं ना हरियाणा की, तो एचएसएससी की, तो अगर मैं बात करूं तो एचएसएससी में तो जैसे 70 नंबर का आपका जो है ना सिलेबस ओरिएंटेड आएगा, तो 70 में से मैं गारंटी लेता हूँ 30 से 35 क्वेश्चन जो है ना आपकी, वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से भी मिल जाएंगे। इतना बड़ा, मतलब आप ये मान सकते हो कि इतना परसेंटेज, यानी कि 50% ये ही कवर कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए, चाहे वो ओटी का है, मतलब ऑपरेशन थिएटर का है, असिस्टेंट या टेक्नीशियन का है, चाहे वो आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, कोई भी है, सभी के लिए। तो एपिसोड 12 जो है ये है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, नाम है नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन देने की का मतलब ही नहीं बनता। वो सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल का मतलब जिसको नियंत्रित करना, और उसको समन्वय करना, मतलब उससे काम करवाना। जैसे कि देखो, मेरा ब्रेन मेरे हाथ से काम करवाता है, मैंने ये पेन पकड़ा और लिखने लग गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन न्यूरॉन सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सिस्टम के हर एक ऑर्गन का निर्माण किससे होता है? हर एक ऑर्गन का निर्माण किससे होता है? न्यूरॉन से होता है। यानी कि इसकी जो यूनिट जो है वो क्या है? न्यूरॉन सेल जो है इसकी यूनिट है। इसीलिए नर्वस सिस्टम में मेनली हम ब्रेन पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए ब्रेन की स्टडी, ब्रेन के डॉक्टर, जैसे ब्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। सेम ऐसे ही ब्रेन के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि ये जो न्यूरो वर्ड जो है ना, ये कहाँ से आया बेटा जी? ये आया आपके न्यूरॉन सेल से। तो आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मैंने आपको क्या कहा? नर्वस सिस्टम हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? जो आपको कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल में आपका आएगा ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, और प्लस में आएगी आपकी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ये आपको क्या कर रही है? जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है ना, सीपीयू,
जो पूरा कंट्रोल का काम करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम पूरा हो गया आपके ब्रेन का। स्पाइनल कोड जैसे कोई एक वायर है, किसी एक सिस्टम से जुड़ी हुई है, मान के चलो ये रेडियो है और इस रेडियो से कोई वायर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो रेडियो क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया, और वो जो वायर जो जुड़ी हुई है, जो कनेक्टिविटी दे रही है, वो आपका स्पाइनल कोड है। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों को दोनों कंट्रोल करने का काम करेंगे। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आपकी आती हैं सभी प्रकार की नर्व, सभी प्रकार की क्या आती है, नर्व आती हैं। जितनी भी नर्व है, सेंसरी है, या फिर आपकी मोटर नर्व है, या फिर कई टाइप की हम पढ़ेंगे, इसकी भी टाइप होती है अलग अलग। तो पेरिफेरल वो होंगे जो सहायता करेंगे इनको। देखो मैंने ये टच लिया, तो इस टच को यहाँ पर बहुत सी नर्व सेल मौजूद है, नर्व मौजूद है। वो नर्व क्या करेंगी, इस चीज को, इस इम्पल्स को, इस सूचना को कहाँ लेके जाएंगी, ब्रेन के पास लेके जाएंगी। तो ये लेके जा रही है ना, ये है आपकी पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर ब्रेन इसको महसूस करेगा, ये टच है, और फिर ब्रेन जो भी ऑर्डर देगा, तो फिर वापस उस ऑर्डर को नर्व ही लेके आएंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें दो चीजों की या दो सिस्टम की जरूरत है, जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। अब देखिएगा यहां पर बिल्कुल सिंपली अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रिसीविंग द स्टिमुलाई मतलब जो आपकी उत्तेजना, जितनी भी आपकी स्टिमुलेशन जो होती है, सेंसरी जो होती है, इनपुट जो होती है, उन सभी को मतलब जो है ग्रहण करने का काम जो है इसी का है। कोई भी प्रोसेसिंग है, मतलब जैसे मान के चलो मैं कोई कुछ चीज सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने लिख दिया ये 10 + 7, इधर आ गया मैंने लिख दिया 17, यानी कि बीच में जो मैंने ये प्रोसेसिंग करी ना, 10 को और 7 को जोड़ा, इस प्रोसेसिंग को भी कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। कोई मोटर रिस्पॉन्स है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स भेजना है, तो वो भी रिस्पॉन्स भेजने का काम भी कौन कर रहा है, यही कर रहा है। मतलब इसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कोई अनवॉलेंटियर या वॉलेंटियर काम है, वॉलेंटियर काम का मतलब जैसे मैंने इस हाथ से मार्करों को पकड़ लिया, ये मेरे मतलब कंट्रोल में है। अनवॉलेंटियर का मतलब जैसे मेरा हार्ट काम कर रहा है, मुझे तो नहीं, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता इसको, लेकिन मेरा नर्वस सिस्टम हार्ट को भी कंट्रोल किए हुए है। उसके बाद आपका संतुलन बनाए रखना, बैलेंस, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा बैलेंस बना हुआ है, तो ये भी काम कौन करेगा, आपका ब्रेन करेगा। और तो मेन है ही, आपकी मेमोरी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपके इमोशंस हैं, ये सारे काम आपका कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ब्रेन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जब नर्वस सिस्टम का नाम आता है तो आप ब्रेन मत सोचा करो, उसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी। इधर आ जाओ अब, देखिएगा ये डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसको पढ़ना आपको जरूरी है। दिख रहा होगा, नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड आता है। दूसरा होता है पीएनएस, जिसके अंदर आपकी सभी प्रकार की नर्व सेल आती हैं, क्या आती हैं, नर्व आती हैं। ये जो आपका पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर कौन आती हैं, आपकी सभी नर्व आती हैं, जो सूचनाओं को लेके आती हैं या फिर मतलब जो है ऑर्डर को लेके आती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो सोमेटिक होती है, एक ऑटोनोमिक होती है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है, हम जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है या फिर हमारी मर्जी से कोई भी काम हो रहा है। मैंने अभी भी कहा ना, मैंने पेन पकड़ा, मैंने खाना, मैं खाना खा रहा हूँ, हाथ से खा रहा हूँ, या फिर मैं बॉल फेंक रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कुछ भी काम जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, उन सभी कमांड्स को देने या लेने का काम आपका किसका, कौन सी नरों का है, तो वो उन नरों का नाम है सोमैटिक नरों। क्या नाम है, सोमैटिक नरों। याद रखोगे, नहीं भूलोगे। दूसरी होती है ऑटोमेटिक नरों, मतलब जो अपने आप काम करती है, उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे मेरा हार्ट बीट बढ़ रही है, हार्ट बीट घट रही है, ठीक है, मैं डाइजेशन का काम मेरे स्टमक के अंदर हो रहा है, ये सारे काम जिसके ऊपर आपकी कोई मर्जी नहीं चलती, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक जो है आपकी नर्व फंक्शन। उसके बाद जो ऑटोनोमिक नर्व फंक्शन जो होता है, इसमें दो टाइप का होता है। एक तो इमरजेंसी के लिए, जैसे मान के चलो एकदम से तुरंत इमरजेंसी आ गई, मैं ऐसे बैठा हुआ तो मेरा हाथ लग गया गर्म चीज के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो एकदम से आपकी नर्व रिस्पॉन्स करेंगी, वो हाथ एकदम से ऐसे आएगा आपका। तो जो इमरजेंसी में आपकी नर्व रिस्पॉन्स कर रही हैं,
उन नरों को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नरव, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नरव, ये बात याद रखना। दूसरी होती है आपकी पैरासिम्थेमेटिक, यानी कि पैरासिम्थेमेटिक का मतलब कोई चीज रेस्ट में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भी, आराम से हम इसका जो है रिप्लाई दे देंगे भी। जैसे मेरा मन कर रहा है, जैसे किसी ने कहा भाई एक किताब उठा के लेके आ, तो आप सोचे यार आपसे कोई नहीं, वो उठा के लेके आ रहे हो आप, ठीक है। तो वो जो नरव काम कर रही हैं, तो रेस्ट में जो नरव काम कर रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना, ये टाइप आपको याद रखनी है। नर्व सिस्टम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, आपको जो है करते हुए चलना है। नर्व सिस्टम कितने टाइप का, दो टाइप का, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहे हैं, आपके दो चीज कर रही है, ब्रेन, और आपका दूसरा कौन कर रहा है, स्पाइनल कोड कर रहा है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा जी, एक होता है सोमैटिक, सोमैटिक नर्व वाला, सोमैटिक का मतलब जिनके ऊपर आपकी आपका कंट्रोल है, आपकी मर्जी चलती है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक। और दूसरा होता है ऐसा जिनके ऊपर आपकी मर्जी नहीं चल रही, उसको बोलते हैं आप ऑटोनोमिक। तो ऑटोनोमिक में दो टाइप होते हैं, सोमैटिक में कोई टाइप नहीं होती, जिनके ऊपर हमारी मर्जी उसके ऊपर कोई टाइप नहीं, लेकिन जिनके ऊपर हमारी मर्जी नहीं चलती वो दो टाइप के हैं। एक तो सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो काम होता है। और एक होता है पैरासिम्थेटिक। अच्छा भाई यहाँ पर एक है ना पैरासिम्थेटिक का जो है ना एग्जाम्पल में गलत दे गया, बुक वाला समझाने में गलती हो गई, ठीक है। देखिए सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, एकदम से अचानक से कोई काम हो रहा है, अचानक से, मैंने हाथ हटाने वाली क्रिया बता दी आपको, ठीक है। यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, पैरा सिंपैथेटिक का मतलब जो रेगुलर रूटीन में काम हो रहा है, जैसे ब्रीथ कर रहे हैं हम, ये रूटीन में है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो काम आप करना इनके अंदर जिनमें आपका कंट्रोल नहीं है। मैं कंट्रोल वाला एग्जांपल दे गया था, आगे हालांकि आ जाएंगी ये चीजें, बस मैंने समझाने के लिए कहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर दो चीज आती हैं, एक आपका आता है ब्रेन, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जिसको विद पार्ट हम करने वाले हैं कि भी कितने पार्ट होते हैं, भी ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कितनी लेयर होती हैं, कैसे ब्रेन काम करता है, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। काम भी तो अलग अलग तरीके के है ना भाई, जैसे देखने का काम है, सुनने का काम है, ये ब्रेन कुछ और कर रहा होगा, कोई रीजनिंग का सवाल सोल्व करना है तो ब्रेन का कोई अलग ही पार्ट कर रहा होगा उसको, तो ब्रेन हम कर रहे होंगे। दूसरा आपका स्पाइनल कोड, ये अलग से ही जो है अपना जो है कंट्रोल करने का काम कर रही है स्पाइनल कोड। ये आप ये मान सकते हो ये एक वायर है जो ब्रेन के साथ कनेक्ट है, जो नर्व को यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना भाई। जैसे ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आपके बॉडी ऑर्गन हो गए, ठीक है। इन ऑर्गन्स के अंदर क्या मौजूद है, नर्व मौजूद है, नर्व मौजूद है, ठीक है। ये नर्व किसके साथ कनेक्टेड है, ये नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, ऐसे जो है कनेक्टिविटी होती है ये। तो शरीर का मुख्य नियंत्रण जो है, मेन कंट्रोल का जो एक्सेस कार्ड है वो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर है भाई, चलिएगा। स्पाइनल कॉर्ड कौन सा होता है सर जी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो चलता है, वर्टेब्रल्स के बीचों बीच चलता है। जब हम रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे थे, वर्टेब्रल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित करने का काम करती हैं आपकी वर्टेब्रल्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना। ये देखो दो टाइप का हमारा नर्वस सिस्टम है, तो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देख लिया, दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, तो मैंने क्या कहा, पीएनएस में दो चीज आती है, पीएनएस में कौन आती है, दो चीज नहीं, पीएनएस में आपकी नर्व आती है, क्या आती है, नर्व आती है। अब नर्व दो टाइप की होती है, नर्व जो होती है वो कितने टाइप की, दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो आपकी सोमैटिक जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, दूसरी ऑटोनोमिक जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप एक बात देख लेना, नर्व के पेयर्स होते हैं, अलग अलग पेयर होते हैं, जैसे कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल मतलब ऊपर की जो नर्व होती है सिर की, तो क्रेनियल नर्व के जो पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है, तो 24 क्रेनियल नर्व होती है बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये मैं क्या बताया मैंने, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका मतलब क्या, नर्व सेल, और नर्व जो होती हैं वो जोड़ों में होती हैं, जैसे कि 12 जोड़ तो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल मतलब आप
जब क्रेनियल वर्ड आए ना, क्रेन वर्ड आए, तो इसका मतलब आपके ब्रेन से संबंधित है, अपर पार्ट से संबंधित है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व, तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व होती हैं? 31 पेयर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेन में कितनी नर्व होती हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व होती हैं, कितने जोड़े होते हैं। तो सीएनएस को अंगों के साथ ऑर्गन से कनेक्ट करना, सीएनएस का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, को बॉडी के साथ कनेक्ट करना किसका काम है? नर्व का काम है। मैंने कहा ना भाई ये आपकी क्या है, ये आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन कर रही है? नर्व सेल कर रही है, नर्व कर रही है, ठीक है। और यहां पर आपका कौन मौजूद है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है, यानी कि आपका ब्रेन या आपका स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो कनेक्ट करने का काम, जैसे ये मेरा ऑर्गन है, हाथ को ऑर्डर कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है, लेकिन उस ऑर्डर को लेके कौन आ रही है? उस ऑर्डर को नर्व सेल लेके आ रही है। अब यहाँ पर नर्व सेल दो टाइप की होती है, वो मैं कराऊंगा आगे, टेंशन मत लेना। एक मोटर और एक सेंसरी, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ लो जो हम कर चुके हैं। तो पहली जो टाइप थी, दो टाइप मैंने बताया था, एक तो आपकी सोमैटिक नर्व, सोमैटिक सोमैटिक नर्व, या फिर सोमैटिक पेरिफेरल सिस्टम। तो सोमैटिक पेरिफेरल में क्या था? भी सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, यानी कि आपकी मर्जी चलती है, आपकी मर्जी चलती है। वो नर्व जिनके ऊपर आपकी क्या चलती है? मर्जी चलती है। जैसे कोई भी मेरे हाथ की नर्व है, इनके ऊपर मेरी मर्जी चल रही है, मुझे ऐसे करना है, नहीं करना, कौन करता? ले ब्रेन ऑर्डर देने लग रहा है, भाई इसको खोल, खोल, मैं नहीं खोल दूंगा, खोल, नहीं खोल रहा, मर्जी है मेरी। क्यों? क्योंकि ये यहां पर जो नरव है, ये कैसी नरव है? सोमैटिक नरव है, इनके ऊपर मेरी मर्जी है। और जो दूसरी है ऑटोनोमिक नरव, इनके ऊपर मेरी मर्जी नहीं है। जैसे हार्ट काम कर रहा है, मेरी मर्जी चल जाएगी, बंद हो जाए भाई हार्ट, बट हट हट बंद हो, काम करना बंद कर, बंद कर देगा? नहीं करेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं कह दूं अंदर से, ओए ऑर्डर दे रहा हूं, बंद हो, बंद हो, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैसी नरव हैं? इनके अंदर ऑटोनोमिक नरव हैं, इनके ऊपर कोई भी मर्जी, किसी प्रकार की मर्जी, किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं चलता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती हैं, दो टाइप बताई थी ना ऑटोनोमिक में, दो टाइप थी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? फाइट और फाइट होती है। फाइट और फाइट का मतलब, क्योंकि ये जो नर्व जो होती है ना, ये कहां पर काम करती हैं? ये इमरजेंसी के टाइम पर काम करती हैं। किस टाइम पर काम करती हैं? इमरजेंसी। और इमरजेंसी में तो लड़ाई ही लड़ाई होती है और कुछ नहीं होती। जैसे हृदय गति को बढ़ाना, पुतली फैलाना, या बीपी को बढ़ाना, मतलब इंक्रीज द हार्ट रेट, डायलेट्स द पुपिल एंड द रेजेस द बीपी। कंट्रोल आपका नहीं है, इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी नर्व है, ऑटोनोमिक नर्व है। अब ऑटोनोमिक में भी ऑटोनोमिक, जो सॉरी, ये कैसी है? ऑटोनोमिक नर्व है। ऑटोनोमिक में भी दूसरे एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब कंट्रोल तो है ही नहीं, लेकिन ये नर्व कब काम कर रही है? जब इमरजेंसी पड़ी है। तो जैसे हार्ट रेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इमरजेंसी तो है, ऐसे तो इंक्रीज नहीं होगी, नॉर्मल टाइम पर इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट? नहीं। हार्ट बीट का, हार्ट रेट का इनका बढ़ना एक इमरजेंसी कंडीशन है। दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरा का मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट का मतलब जब नॉर्मली हमारी बॉडी के ऑर्गन जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो काम कर रहे हैं, तो वो जो नर्व है, जैसे कि हार्ट जो है डिजीज, सॉरी, डिक्रीजेज द हार्ट रेट और स्टिमुलेट्स द डाइजेशन। तो ये काम जो करती हैं, ये कौन सी करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व करती है। में भी इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमने किया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है? नर्व होती हैं। नर्व दो टाइप की होती हैं, एक ऐसी नर्व जिनके ऊपर हमारी मर्जी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्व बोलते हैं। एक ऐसी नर्व जिनके ऊपर हमारी मर्जी नहीं चलती, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्व बोलते हैं। ऑटोनोमिक नर्व में भी मर्जी चलने में, मर्जी ना चलने में भी दो टाइप की होती हैं। एक इमरजेंसी वाली, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको मतलब एक इमरजेंसी और एक नॉर्मली रेस्ट पोजीशन की जो होती है, ठीक है। तो ये जो है हम कर चुके हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ। ये नॉर्मली जो नर्व जो होती है ना, जैसे मैंने अभी अभी कहा ना, देखो ये टच किया, ये टच ब्रेन तक लेके गई, ये नर्व अलग टाइप की है। अब ब्रेन ने ऑर्डर दिया, भाई इस हाथ को हटा,
तो ये जो काम किया ना, ये काम दूसरी नर्व कर रही है। तो ये नर्व दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेंसरी, नाम से स्पष्ट, सेंस करने वाली, जैसे मैंने टच किया, ये सेंसरी नर्व, ठीक है। तो इन नर्व का दूसरा नाम क्या है, तो इनको एफेरेंट नर्व बोलते हैं। एक ही फर्क है भाई, इफेरेंट और एफेरेंट, ठीक है। एफेरेंट का मतलब क्या होती है, वो नर्व जो सूचनाओं को ब्रेन के पास लेकर जाती हैं, जो क्या करती हैं बेटा जी, इंफॉर्मेशंस को कैरी करती हैं, इंफॉर्मेशंस को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, फ्रॉम फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन टू ब्रेन, यानी कि ऑर्गन से ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन ले जाने वाली क्या कहलाएंगी, सेंसरी नर्व कहलाएंगी। इनको हम बोलते हैं एफेरेंट नर्व। क्या बोलते हैं, एफेरेंट। तो आप देख सकते हो, रिसेप्टर से इंपल्सेस को, अब देखो ये वर्ड क्या है, रिसेप्टर, रिसेप्टर, इंपल्सेस को सीएनएस तक, सीएनएस तो हमें पता है, सीएनएस का मतलब ब्रेन तक लेके जाती है। रिसेप्टर क्या होते हैं, इंपल्सेस क्या होती है। देखो बेटा, जब हम कोई भी चीज टच करते हैं, जब हमारी बॉडी को कुछ भी चीज का एहसास होता है, तो सबसे पहले वो जो सूचना जो होती है, वो जो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो किसके पास जाती है, रिसेप्टर के पास जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है नर्व सेल है, नर्व सेल के अंदर कौन है, न्यूरॉन है, मौजूद है। क्या मौजूद है, न्यूरॉन सेल मौजूद है। और न्यूरॉन सेल में क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। तो सबसे पहले कोई भी सूचना, कोई भी टच, कोई भी एहसास जब हमें मिलेगा, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रिसेप्टर के पास जाएगा। और वो रिसेप्टर के बाद ये जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इंपल्स बन जाएंगी, ठीक है। इंपल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा ये। और जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, इंपल्स बनेगा, इंपल्स बाद में कन्वर्ट नरों में किस में हो जाएगा, केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कहां पर प्राप्त होगा, वो सीएनएस में प्राप्त होगा। ये आगे हम करेंगे कैसे हमारे पास न्यूरॉन सेल काम करती है, ठीक है, वो हम न्यूरॉन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर रिसेप्टर वर्ड आया है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। मैंने टच किया, तो ये टच जो है वो नर्व सेल के को लगा, और वो नर्व सेल के किसको लगा, न्यूरॉन को लगा। और न्यूरॉन के अंदर कौन थे, रिसेप्टर थे। उन उस टच को किसने लिया, रिसेप्टर ने लिया। किस फॉर्म में लिया, इंपल्स की फॉर्म में लिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, केमिकल सिग्नल के थ्रू जो है कहाँ भेज दिया, आपके सीएनएस के पास भेज दिया। तो कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, ये काम जो है वो किसका है, ये काम आपके जो है सेंसरी नर्व का है। जैसे कि कोई पेन है, मैंने चुटकी करी है ऐसे करके, तो ये कोई भी पेन है, कहीं पर भी लगी, या बॉडी पेन कर रही है, तो इस सिग्नल को लेकर जाएंगी सेंसरी नर्व किसके पास, ब्रेन के पास। किस फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में। खेल खत्म, कुछ नहीं है इससे अलावा। कोई टेम्परेचर महसूस कर रहे हो, सर्दी गर्मी, कोई भी चीज महसूस हो रही है, वो सेंसरी नर्व रिसेप्टर के थ्रू, इंपल्स के थ्रू कहाँ लेकर जा रही है, ब्रेन के पास। टच है, विजन है, हियरिंग है, तो ये सारा। तो इसकी जो डायरेक्शन आपसे पूछ ली जाती है कि सेंसरी नर्व की डायरेक्शन कैसी होती है, तो सेंसरी नर्व की डायरेक्शन बॉडी टू सीएनएस होती है, यानी कि शरीर से किस तरफ जाती है, सीएनएस की तरफ जाती है। दूसरी नर्व होती है मोटर नर्व। अब ब्रेन क्या करेगा, ऑर्डर दे रहा है, कुछ भी काम करने के लिए कह रहा है। जैसे कि ये पेन यहाँ पर पड़ा, ब्रेन ने ऑर्डर दिया इस पेन को राइट हैंड से पकड़ ले, तो मैंने क्या किया, ये राइट हैंड लिया और इससे पकड़ लिया। अब ब्रेन ने ऑर्डर दिया लिखना शुरू कर दे, अब मैंने लिखना शुरू कर दिया। यानी कि ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा हाथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रेन ऑर्गन को ऑर्डर दे रहा है। तो वो ऑर्डर लेके आने वाली, यानी कि ब्रेन टू ऑर्गन काम कर रही है ना, ऑर्गन काम कर रही हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम मोटर नर्व बोल रहे हैं। और इनको इफेरेंट बोलते हैं, ये बात याद रखना। इफेरेंट अफेरेंट मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सीएनएस से यानी कि ब्रेन से आदेश को मसल या ग्लैंड्स तक पहुंचाना ही इसका काम है। उदाहरण लेने पड़ेंगे, जरूरत नहीं है वैसे मैंने ले रखे हैं। जैसे कोई भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, किसी भी ग्लैंड को ऑर्डर दे रहा है ब्रेन, ठीक है, तो ये जो है काम है। कुछ मिक्स्ड भी होती हैं, दोनों तरह का काम भी जो है वो कर लेती हैं। ये सेंसरी भी होती हैं, मोटर होती हैं, दोनों टाइप की होती हैं, ठीक है। इसमें अधिकतर स्पाइनल नर्व मिक्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो मिक्स्ड के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाओ भी हमारा, जो मैं अभी अभी कह रहा था ना, ये टच किसने लिया, नर्व सेल ने। नर्व सेल किससे बनी है, न्यूरॉन से। ब्रेन किससे बना है, न्यूरॉन से। ये जो शब्द है मैं यहां पर लिख रहा हूं,
ये जो शब्द है ना, ये इसे सी आपका नर्वस सिस्टम बना, न्यूरॉन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्या आपकी यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। इसी से तो ब्रेन बना है, इसी से सारी क्या बनी है बेटा जी, इसी से सारी नर्व बनी है। सारा सिस्टम किससे बना है, न्यूरॉन से बना है। और इसी से इसके जितने भी शब्द है ना, वो सब इसी से बने हैं। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद यहां पर आप डायग्राम एक देख रहे होगे, ये डायग्राम है न्यूरॉन का। इनके हर एक पार्ट को आपको याद रखना है। जैसे कि ये जो आपको ऐसे ऐसे ब्रांचेस वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बीच में जो होता है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और जो बिल्कुल बीच में होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है। सिलेंड्रिकल शेप जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोन, ऐसे करके ये सिलेंड्रिकल शेप। और एक्सोन के ऊपर एक प्रोटीन की सीट चढ़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं माइलिन सीट। इंपॉर्टेंट है ये भी, माइलिन सीट। आईक्यू लेवल यही बताती है, आपका आईक्यू लेवल बताती है। मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर जो होते हैं ये होते हैं। लास्ट में एक्सोन होता है, ये वाला जो होता है इसको हम एक्सोन, ये वाला जो होता है इसको हम हिलोक आइजोन एक्सोन बोलते हैं, और इसको टर्मिनल एक्सोन एक्सोन बोलते हैं। पूछ होता है ये आप ये मान कर चलो, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। और लास्ट में ये जो लगे हुए हैं ना, ये वाले, इनको हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। क्लियर है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है ना, वो ऐसे ही ट्रेवल करती है, यहां से यहां तक ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। यानी कि डेंट्राइट्स टू सिनेप्स की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये टच डेंट्राइट्स टू सिनेप्स ट्रेवल कर रहा है। ये देखो, डायरेक्शन ऑफ नरो इम्पल्स, ये लिख इसके अंदर ऐसे कर रखा है। ये ही डायरेक्शन होती है ऐसे करके। तो आपसे क्वेश्चन पूछे ना, नरो इम्पल्स की डायरेक्शन, इम्पल्स का मतलब सूचनाएं, सूचनाएं इम्पल्स की फॉर्म में आ रही हैं। मैंने ये टच किया, टच न्यूरॉन को लगा, न्यूरॉन के किसके लगा, डेंट्राइट के लगा, और ऐसे करके ये चला। ठीक है, ये मूवमेंट है। तो न्यूरॉन के अंदर जो मूवमेंट जो होता है वो डी एस, सिनेप्स, डेंट्राइट टू सिनेप्स, डायरेक्शन ऑफ नरो इम्पल्स। ये आपके किसके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है अभी। इस स्ट्रक्चर को बहुत गहनता से आपको ध्यान रखना है, और हर एक वर्ड को आपको पकड़ते हुए चलना है। जैसे पहला ऑर्गन जो है वो क्या है, डेंट्राइट्स है, डेंट्राइट्स है। इसको याद रखना, यही स्टार्टिंग चैम्बर होता है आपका। सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो हिस्सा होता है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। एक न्यूक्लियस जो है इसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस तो पाएगा ही, सेल है तो। ठीक है, उसके बाद एक्सोन को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये एक्सोन होता है। और इसके ऊपर, एक्सोन के ऊपर जो प्रोटीन की सीट जो चढ़ी हुई होती है उसको हम माइलिन सीट बोलते हैं। इसको आपको इंपॉर्टेंट तरीके से जो है ना याद रखना है। और जो लास्ट में जो टर्मिनल लगे होते हैं, लास्ट पूछ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप बोलते हैं। वैसे कई जगह पे आपको साइनेप्स की डेफिनेशन एक और मिलेगी। क्या मिलेगी, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या बोलते हैं। जैसे यहां इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर वापस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई क्या है, कोई भी नर्व सेल जो बनी है ना, कोई भी नर्व बनी है तो किससे बनी है, न्यूरॉन के जुड़ने से बनी है। तो न्यूरॉन कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर फिर इसके पीछे लग गया, यानी कि इस हिस्से के चारों ओर ये हिस्सा लगा हुआ है, इस हिस्से के चारों ओर ये हिस्सा लगा हुआ है। क्लियर है। मतलब ये पूछ है, फिर दूसरा न्यूरॉन आके जुड़ गया, फिर दूसरा न्यूरॉन आके जुड़ गया। तो ये जो गैप बनता है ना बीच में, यानी कि एक न्यूरॉन ये है, बाद में दूसरा न्यूरॉन फिर आके जुड़ गया, तो ये बीच में जो गैप बनता है ना, इसको हम सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे लास्ट वाला जो हिस्सा जो होता है इसको सिनेप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिनेप बोलते हैं, उसको भी सिनेप्स बोलते हैं। चलिएगा, न्यूरोल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं। डेंट्राइट्स सबसे पहला पार्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई वो करो जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में पूछी जाए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर रिसिप्टर कौन होता है, यानी कि इंपल्स को लेता कौन है। तो इंपल्स को रिसीव करने वाला यानी कि रिसिप्टर जो होता है वो कौन होता है, रिसीवर जो होता है वो कौन होता है, डेंट्राइट होता है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी यानी कि जो न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मेटाबॉलिक सेंटर होता है जहां पर मेटाबॉलिज्म का काम होता है।
एक्सोन क्या है? इंपल्स बाहर ले जाता है, यानी कि जो इंपल्स डेंड्राइट्स के पास आया था उसको बाहर ले जाने का काम किसका? एक्सोन का है। इसको ये भी पूछा जा सकता है कई बार, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है एक्सोन में, सॉरी न्यूरॉन में, उसका नाम क्या होता है? एक्सोन होता है। माइलिन सीट क्या होती है? तो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब एक परत का काम करती है। ये प्रोटीन सीट होती है एक्सोन के ऊपर, प्रोटीन से बनी हुई सीट होती है किसके ऊपर? एट द एक्सोन। ठीक है, इंसुलेशन का काम जो है ये करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इंसुलेशन का काम कौन करता है? ठीक है, रिसिप जो इंफॉर्मेशन है, इंपल्स है, उनको रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नोट्स ऑफ रेनवियर होते हैं। नोट्स ऑफ रेनवियर का मतलब देखो, यहाँ पर आप जब हम पढ़ रहे थे तो रेनवियर के नोट्स थे। नोट्स का मतलब बीच के हिस्से जो थे ये, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पर होते हैं नोट्स, वैसे ये करके ऐसे करके नोट्स बने होते हैं। तो नोट्स क्या करेंगे? एक्सोन के बीच में नोट्स हैं, तो एक्सोन के बीच में नोट्स हैं तो सिंपल सी बात है, जो इंपल्स आ रहे हैं उनको क्या कर देंगे? तेज कर देंगे। ठीक है, इंपल्स की गति को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इसीलिए इनकी वजह से ही, या फिर न्यूरॉन की वजह से ही इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी हमारे तक पहुंच जाती है। देखो, टच किया पहुंच गई, टच हुआ नहीं उससे पहले ही पहुंच गई। ठीक है, सबसे फास्ट है। तो कई बार ना पहली दूसरी क्लास में हम क्वेश्चन पढ़ते थे कि सबसे तेज कंप्यूटर, तो ब्रेन। ब्रेन से तेज थोड़ी ना कोई, इससे तेज कोई नहीं है। तो ब्रेन नहीं है सबसे तेज, पूरा नर्वस सिस्टम ही तेज है। क्लियर है? चलिएगा, तो सहायक सेल्स देख लेना। न्यूरॉन की कुछ सेल्स होती हैं। वैसे न्यूरोग्लिया नाम है, तो मैंने आपको कहा ये वर्ड जहां पर भी मिल जाए ना, न्यूरो, तो वहीं पर आपको आंख बंद करके ठोक देना है कि ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ठीक है भाई, तो न्यूरॉन की कुछ हेल्पिंग सेल होती हैं, हेल्पर होती हैं, जिनका नाम क्या होता है? न्यूरोग्लिया होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नरो इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो नरो इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी कि भेजना। कोई भी सूचना कैसे आती है? टच टच टच, कैसे गया? कैसे गया? देखो, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ बनेगा? एक्सोन के अंदर बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टू भी, कोई भी सिग्नल कैसे जाएगा? इंपल्स कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर है? आपके एक्सोन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कहां पर होता है? तो एक्सोन के अंदर। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कहां पर कन्वर्ट होगा? तो केमिकल कहां पर बनेंगे? केमिकल सिग्नल में कहां पर जाएगा ये? सिनेप में। तो मैंने कहा ना, इंपल्स कैसे ट्रेवल कर रही है न्यूरॉन के अंदर? इंपल्स ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ? एक्सोन के अंदर। और ये आपका केमिकल सिग्नल कहाँ बन गया? सिनेप्स में बन गया। ठीक है, कुछ मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, जैसे इसिटाइल कोलाइन, ये नाम है, इनको पढ़ लेना, न्यूरो ट्रांसमीटर है। नेराड्रेनालाइड। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे नाम है, तो आपको भाई पढ़ने पड़ेंगे। गाबा, ये भी है, तो ये जो है डोपामाइन। अब आप कहोगे सर ये क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो नर्व, यानी कि आप ये कह सकते हो नर्व सिस्टम को तेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ये देखो ट्रांसमिशन, ऐसे आपका ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। ये डेंट्राइट्स है, डेंट्राइट से ऐसे आएगा। ये एक्सोन सीट है, इनके ऊपर माइलिन सीट चढ़ी हुई है। ऐसे करके जो है सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके अंदर है? इस हिस्से में, पूरे में। तो ये हिस्सा कौन सा है? इस हिस्से को मैं बोल रहा हूं एक्सोन। तो एक्सोन, और ये जो लास्ट में जो बन रहा है, मैंने कहा था जैसे ही ये यहां पर पूंछ बनेगी न्यूरॉन की, तो दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा न्यूरॉन का डेंट्राइड इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसके बीच में जो गैप बनेगा, बीच का जो हिस्सा बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। तो यहीं पर देखो, मैं जो रिसेप्टर बोल रहा था ना, रिसेप्टर साइट्स, वो यहीं पर मौजूद है। सिग्नल्स यहीं से ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये आप जो है इनको जो है थोड़ा बस डायग्राम को ध्यान में रख लो, ज्यादा आपको करने की या समझने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट होते हुए चलो। अब आ गया भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है ब्रेन।
ब्रेन जिसको जिस प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेम वैसे ही आपका शरीर का ब्रेन होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यही है आपका राजा, यही करेगा आपको कंट्रोल। कहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद है, स्कल के अंदर। किसके अंदर? स्कल के अंदर। किससे बना हुआ है सर जी ब्रेन? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किससे बना हुआ बेटा जी? न्यूरॉन सेल से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से जो है ये क्या होता है बेटा जी? बना होता है, से बना होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? इसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इसको डॉक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके जो चेकअप को, यानी कि जब चेकअप करवाते हैं, ब्रेन खराब हो जाता है या फिर ब्रेन का टेस्ट करवाना है, तो इसके टेस्ट को क्या बोलते हैं? ईईजी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ईईजी टेस्ट किससे है? क्वेश्चन आपसे है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईजी? ठीक है, इलेक्ट्रो, ई एक और ई, जी ग्राम। तो ये मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। तो ईईजी की फुल फॉर्म जो है आपको क्या करनी है भी? कमेंट बॉक्स के अंदर करनी है। भाई एक मैं आपको बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ से जुड़ रहे हैं 2 बच्चे, चाहे जुड़ रहे हैं 1000 बच्चे, चाहे 2000 भी, आज अगर 1000 है तो कल 2000 भी होंगे, 10,000 भी होंगे। सिंपल सी बात है, मेहनत हम करेंगे तो अपने आप बच्चे जुड़ते जाएंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी साथी हो ना, सभी भी वही लाइक शेयर कमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। एक बार जरूर बताया करो, बहुत भी लाइक किया करो, कमेंट में जरूर बताया करो सर ये पोर्शन बहुत अच्छा लगा, इसमें कमी रही, इसमें सुधार करो, या कुछ भी चीज। कोई भी कमेंट का मतलब क्या होता है? आप वीडियो देख रहे हो, पता चलता है इतने व्यू आ गए, कमेंट किसी का आया ही नहीं, तो ऐसे ही देख के चले गए। कुछ तो उसके अंदर बताया करो भी, हाँ जी बहुत अच्छा पढ़ाया, ना जी खराब पढ़ाया, सर ये पोर्शन कम रह गया, सर ये चीज समझ नहीं आई, ये था, ताकि मैं आगे क्लियर कर सकूं। तुम बुत बन के वीडियो क्लास को मत देखा करो। चलो ठीक है भाई, लाइक मत करो आप, मुझे लाइक से दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट में आपका रिस्पॉन्स जरूर डाला करो भाई। और सभी के पास शेयर क्यों करवा रहा हूं मैं आपको कहता हूं ना बार बार, भाई शेयर किया करो, ताकि भाई मुझे मोटिवेशन मिले। अब मान के चलो कल ही को मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, भाई मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और बच्चों का रिस्पॉन्स जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगा? क्लासेस को मुझे बंद करनी पड़ेगी क्लासेस। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो मेरा मोटिवेशन है, और मेरा मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। ईईजी ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना है। एक बात याद रखना, ब्रेन जो ना वो न्यूरॉन सेल से बना है, इसीलिए सबसे कम रिकवरिंग पावर जो होती है ना, लोएस्ट रिकवरिंग पावर जो होती है ना, लोएस्ट रिकवरिंग पावर जो होती है ना, रिकवरिंग रीजनरेटिंग पावर जो होती है ना, वो किसकी होती है? इसी की होती है। एक बार चोट लग गई ना, ठीक नहीं होगा भैया। अच्छा, अब आपको कमेंट में करना है, ये मैं करवा चुका हूँ, सबसे ज्यादा रिकवरिंग पावर किसकी होती है, रीजनरेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये कमेंट आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेन जो होता है ना, वो पूरे दिन काम करता रहता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो सबसे ज्यादा C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा यूज कौन सा ऑर्गन करता है? तो जितने बॉडी में मान के चलो 1000 ऑर्गन है, तो इसमें से ये ऐसा ऑर्गन है जो 19% ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करता है। 19%। जो भी आप खाते हो ना, 20% मान लो आप, यानी कि 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा कौन यूज कर लेता है? आपका ब्रेन कर लेता है, और सारे ऑर्गन बच गए 80% में। क्यों? क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा काम कर रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, एक डिसऑर्डर है, उसको आपको पता होना चाहिए। अगर ब्रेन के अंदर इसकी ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसमें बेटा जी? ब्रेन के अंदर, ब्रेन में ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई, अगर कमी हो गई, तो एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसका नाम है फिट्स। सुना भी होगा, मिर्गी आने लगेगी। मिर्गी रोग सुना ना? हाँ, मिर्गी। तो मिर्गी हो जाएगा किसकी वजह से भी? अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी पहुंच गई, या सॉरी कमी हो गई। क्लियर है? यहाँ पर सबसे भारी ऑर्गन है कौन आपका? सॉरी, सबसे भारी नहीं, ये 1300 से 14 ग्राम का है। सबसे भारी तो आपका लीवर ही होता है, सबसे बड़ा सबसे भारी वही होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑर्गन है।
बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, रीजनरेटिंग पावर बहुत कम है, चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। इसको प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्ट किससे किया गया, तीन चीजों से प्रोटेक्ट किया गया है। किस किस से, सबसे ऊपर तो स्कल है आपका, खोपड़ा, यानी कि 8 बोन का स्कल है, 8 बोन मैंने करवाई थी स्केलेटन सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 3 लेयर्ड लेयर मेम्ब्रेन है, 3 लेयर मेम्ब्रेन है, डूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर, ठीक है, और लिक्विड भरा हुआ है। यानी कि तीन चीजों से, स्कल, लेयर एंड लिक्विड, इन तीन चीजों से जो है आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट कहती है आपको कि हेलमेट लगाया करो। क्यों? क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन, आप ये मान सकते हो इसको। ये देख सकते हो आप, प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ब्रेन के बारे में देख सकते हो। स्कल, सबसे ऊपर जो है ना स्कल है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, विद 8 बोन्स, यानी कि 8 बोन के साथ जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, 8 बोन का प्रोटेक्शन आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपकी जो है मेनिंग्स है, मेनिंग्स का मतलब 3 लेयर है, 3 मेम्ब्रेन है, 3 मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, जिसमें डूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर, इनको नाम याद याद रखना है, ठीक है। इन तीनों के नाम, डीएम, एएम और पीएम, ठीक है, डीएम, एएम और पीएम, ये 3 लेयर हैं आपकी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो ऑर्गेनोइड मैटर जो है, यानी कि एएम जो है, सुबह सुबह इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि सी एस एफ। तो सी एस एफ लिक्विड किसके अंदर भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है, और भी मसल्स के बीच में ही भरा हुआ होता है, लेकिन मेन ये है। यानी कि इन सभी से प्रोटेक्ट है आपका कौन, ब्रेन भी। मैंने कहा सबसे पहले किससे प्रोटेक्ट है, स्कल से प्रोटेक्ट है। उसके बाद 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक लिक्विड से प्रोटेक्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सी एस एफ बोल रहे हैं। तो इन सभी चीजों से, इन 3 चीजों से जो है प्रोटेक्टेड है आपका ब्रेन। उसके ऊपर कौन बैठा है, हेलमेट लगा के चला करो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, स्कल प्रोटेक्टेड है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, विद 8 बोन, 8 बोन होती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद मेनिंजेंस जो होते हैं, जिसको हम 3 मेम्ब्रेन बोलते हैं, डूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर, यानी कि डी एम, ए एम और पी एम। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है बहुत बार, कैसे, जैसे ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर सबसे, ब्रेन के बिल्कुल टच में जो होता है, उसको हम पिया मैटर यानी कि पी एम बोलते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्केनोइड बोलते हैं, यानी कि एएम बोलते हैं। और बाहरी लेयर जो स्कल के साथ अटैच होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डूरा मैटर यानी कि डीएम बोलते हैं, ठीक है। और इस एएम के अंदर, आर्केनोइड के अंदर, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएसएफ बोलते हैं, ठीक है भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको आप याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीएसएफ जो है वो ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो एएम के अंदर, यानी कि आर्केनोइड्स के अंदर जो है ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है। काम क्या करेंगे ये सारे के सारे, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, ब्रेन ब्रेन को कोई किसी प्रकार का घात ना हो, किसी प्रकार की मतलब चोट ना लगे, इन सभी का काम करेंगे। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आ जाओ भाई ब्रेन के पार्ट। देखो बेटा जी, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट, पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। कितने पार्ट होते हैं बेटा जी, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं सर जी ब्रेन के, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। बीच वाला भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। और लास्ट वाला भाग जो होता है, उसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जो आगे का हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा जो होता है, ये वाला, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। और बीच का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला शक्ति दिख रही है, ये इसको हम बोल रहे हैं हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। अब कई सोचते हैं नहीं जी बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं,
सेरिब्रम होता है, मेडुला होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो इनके सब पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर यही समझाने के लिए, ये गलती ना हो इसके लिए ही मैं जो है आपको बता रहा हूँ। जो ये आपका फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक आपका कौन होता है, सैरी ब्रम होता है, सैरी ब्रम, नोट सैरी बेलम। सैरी बेलम हिंड ब्रेन का होता है, सैरी बेलम। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, सैरी बेलम। मैं एक सीट ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। देखो, ब्रेन जो होता है, ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा जी, थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका फोर ब्रेन। दूसरा जो होता है वो आपका होता है मिड ब्रेन। और तीसरा जो पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ये होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। और ये वाला जो पार्ट जो होता है, ये वाला, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन, ये तीन टाइप का होता है। ये भी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे आगे वाला जो हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम होता है। सबसे ज्यादा जो काम बुद्धिमत्ता का सेंटर इसी को बोला जाता है, मतलब सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इसी को बोला जाता है। बहुत ज्यादा काम यही करता है, सोचना समझना याद करना सारे काम, ये सब काम यही करता है। ठीक है, एक होता है थैलेमस। ये बहुत अच्छा, ये भी होता है, फील द फीलिंग्स होता है ये, यानी कि भावनाओं को फील या कंट्रोल करने का काम जो है इसी का होता है, थैलेमस का। और उसके बाद होता है एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मामीटर ऑफ ब्रेन बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते लेकिन चार लोब होते हैं। ठीक है, इसका काम बस केवल इतना ही है, देखने का और सुनने का काम ये करता है, देखने व सुनने का काम करता है, सुनने का काम करता है, चार लोब होते हैं। वैसे इसको जो है ना हम सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं, सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं, छठी ज्ञानेंद्री के नाम से जानते हैं, छठी ज्ञानेंद्री के नाम से जानते हैं। वो कहते थे ना पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको बिना पढ़े बिना किताब ही सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब है अपनी छठी ज्ञानेंद्री को क्या कर लेना, जागृत कर लेना। और वो छठी ज्ञानेंद्री कौन सी है, ये आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन जो होता है आपका, ये इसके भी तीन पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन में एक होता है सैरी बेलम। बेलम से याद रखो बैलेंस, यानी कि बॉडी की को बैलेंस करने का काम, जितना भी बैलेंस है वो सारा इसी का काम है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले लेता है, तो शराब पीता है तो वो शराब सेरिबेलम के बैलेंस को ही खराब करती है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि नशे में जो व्यक्ति जो होता है उसका बैलेंस खराब हो जाता है, किसकी वजह से होता है, वो सेरिबेलम की वजह से होता है, ये ब्रेन का पार्ट है। तो बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका भी, सेरिबेलम का है। उसके बाद एक पार्ट होता है मेडुला अबलनगेटा, पूरा नाम है इसका, वैसे मैडम को याद रख लो मेडुला के नाम से। तो मैडम जी का काम, मेडुला का काम है, वो सारे काम ये करती है जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि ऑल अनवॉलेंटियर एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। अनवॉलेंटियर का मतलब जैसे हार्ट अपना काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, यानी कि इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कंट्रोल आपके पास हार्ट के पास भी। आप हार्ट को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। तो जितने भी अनवॉलेंटियर एक्शन है वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, मेडुला के द्वारा। हार्ट को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन का पार्ट जिसका नाम है मेडुला। उसके बाद तीसरा जो होता है ना वो होता है पोन्स वेरियोला। पोन्स वेरियोला, ये आपके हिंड ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, जो पीछे की तरफ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ या बॉडी के ऑर्गन्स के साथ अटैच होता है पीछे। ये कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होता है, बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं इसमें। ये जो सेरिबेलम और सेरिब्रम, इसमें सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज मत होना,
कई बार क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो उसके अंदर फोर ब्रेन ऑप्शन में ना होके सेरिबेलम ऑप्शन में होता है, तो ये लार्जेस्ट है। अगर हम पार्ट्स में पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स में पार्ट्स की मतलब थ्री पार्ट्स हैं, इन थ्री पार्ट्स में भी कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। थ्री पार्ट्स के अकॉर्डिंग लार्ज कौन है, फोर ब्रेन है, स्मॉल कौन है, मिड ब्रेन है। लेकिन सब पार्ट्स में सबसे बड़ा कौन है, सेरिब्रम है, और सबसे छोटा जो है ना वो कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो आपका स्मॉलेस्ट सेरिबेलम है, पीछे। वो कहते हैं ना मेरे पीछे मत मार मेरा छोटा दिमाग है, तो ये छोटा दिमाग आपका सेरिबेलम है, ठीक है। तो इनके काम अच्छे तरीके से जो है हम करने वाले हैं अब आगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सबसे आगे है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पहला पार्ट है आपके सामने जिसका नाम है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट है। काम आपको इसके याद रखने हैं, इसको इंटेलिजेंसी के जितने भी काम है, जैसे बुद्धि के काम है, मेमोरी के काम है, थिंकिंग के काम है, ठीक है, इमोशंस के काम है, वॉलेंटियर मूवमेंट है, यानी कि कोई भी आप काम करना चाह रहे हो, जैसे हाथ पैर वगैरह चलना फिरना, ये सारे यही काम करता है। सेंसरी रिसेप्शंस के काम है, यानी कि संवेदना, ठीक है, उसके बाद मतलब टच वगैरह महसूस करना, स्पीच वगैरह के काम है। ये काम किसके हैं भाई, ये आपके सेरिब्रम के हैं। अच्छा, सेरिब्रम के पार्ट्स तो नहीं होते, लेकिन सेरिब्रम के लोब होते हैं, इनको आप जरूर याद रखना, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्परल और ऑक्सीपिटल। ये चार लोब होते हैं किसके, सेरिब्रम के। तो फोर लोब्स ऑफ सेरिब्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो फ्रंटल, पेरिटल, टेम्परल और ऑक्सीपिटल, इनको याद आप जरूर रखिएगा। उसके बाद स्पीच को कंट्रोल करने का सेरिब्रम का एरिया होते हैं, इनको जरूर समझ लेना, जिसको हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। ब्रोकाज एरिया स्पीच के ऊपर कंट्रोल करता है। ये किसका एरिया है, सेरिब्रम का एरिया है, ठीक है। और क्योंकि बोलने का काम किसका है, सेरिब्रम का है। उसके बाद वर्निक्स एरिया जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का काम करता है। तो ये दो एरिया जो है आपको सेरिब्रम के एरिया ही है, इनको जो है आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा, उसके बाद अभी आपका थैलेमस। थैलेमस बीच में, ये जो है ना संवेदी रिले यानी कि सेंसरी रिले स्टेशन है। तो जितने भी आपका दर्द है, तापमान है, चेतना है, मैंने क्या कहा, फील द फीलिंग्स, फील द फीलिंग्स, जितनी भी भावनाओं को फील करने का काम जो है, भावना ही तो है भाई, दर्द है भावना ही तो है, टेम्परेचर है फील ही तो है, तो फील करने का काम जो है वो सारा किसी का है, इसी का है। उसके बाद अभी आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, भूख प्यास है, जल्स का संतुलन है, इनका काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पर एक गड़बड़ होगी भाई, सॉरी भाई, ये थैलेमस बताया गया। देखो थैलेमस जो होता है ना, टेम्परेचर को करता है थैलेमस। यहाँ पर गड़बड़ होगी भाई, यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर होगी, एक मिनट रुकना भाई। देखो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है आपका थैलेमस, और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये यहाँ पर मैं जो बता रहा था ना, ये थोड़ा माइंड में से मेरे भी स्लिप हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेन को दोबारा, एक मिनट में मैं करवा देता हूँ। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तीन पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन, सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, जितने भी इंटेलिजेंस के काम है, सोचना समझना याद करना सारे काम, इवन जो आप बोलते हो वो भी काम कौन करता है, आपका सेरिब्रम करता है। थैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, आपके पेन को, इनको कंट्रोल या इनको महसूस करने का काम करता है, कौन, थैलेमस। एक होता है हाइपोथैलेमस, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, दुख सुख प्यार प्रेम मोहब्बत, जितनी भी फीलिंग्स हैं सभी को कंट्रोल या उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस। उसके बाद बीच में एक मिड ब्रेन है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसके दो ही काम है, चार लोब होते हैं। देखने और सुनने का काम जो है मिड ब्रेन करता है। इसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। पहले ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, उस तपस्या के दम पर ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे, मेडिटेशन। तो वो सिक्स्थ ज्ञान इंद्रिय अपनी यानी कि सिक्स्थ सेंस को अपनी जागृत कर लिया करते थे।
तो ये मिड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स वेरियोला। सेरिबेलम पीछे का, इन पार्ट्स में, सब पार्ट्स में सबसे स्मॉल जो है वो कौन है, सेरिबेलम है। कहते हैं ना कई बार पीछे छोटा दिमाग है मेरा, मत मारे यहाँ पर। तो ये छोटा दिमाग जो होता है ना, ये सेरिबेलम है। बेलम से बैलेंस, यानी शुरू पूरी बॉडी के बैलेंस को बैलेंस करने का काम किसका है, बैलेंसिंग का काम जो है वो किसका है, इसी का है। मेडुला ओब्लंगेटा मैडम है, और मैडम का काम क्या है, जितने भी अनवॉलेंटियर एक्शन है, अनवॉलेंटियर का मतलब अनैच्छिक कार्य जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, इन सभी के काम को कंट्रोल कौन करती है, मैडम, मेडुला ओब्लंगेटा। और हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है पोन्स वेरियोला। पोन्स वेरियोला पूरा नाम है, मैं पोन्स ही लिखा हुआ हूँ यहाँ पर। तो ये पीछे की तरफ होता है और बॉडी को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। तो बस इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके ब्रेन के पार्ट से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वैसे मैंने आपको सारा बता दिया इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा पीछे गलत हो गया था, इसलिए जो है ना मुझे करवाना पड़ गया दोबारा, ठीक है भाई। भावनाओं को नियंत्रित करने का काम किसका, उसी का है। और सारे काम जो है आप देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक किसको बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, एएनएस को कंट्रोल करता है, ये सारे काम इसी के होते हैं। मिड ब्रेन का काम देखना और सुनना जो है इसी का काम है, ये बात आप याद रखिएगा। पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का भाग में आपका सेरिबेलम है, पूरी बॉडी के बैलेंस करने का काम जो है वो किसका है, इसी का है। एटाक्सिया डिसऑर्डर किससे संबंधित है, एटाक्सिया ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके सेरिबेलम बैलेंस से संबंधित है। पोन्स वेरियोला तो सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है वो किसका है, इसी का है। श्वसन की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, भी पोन्स वेरियोला ही करता है। मेडुला ओब्लंगेटा, तो जितने भी अनवॉलेंटियर एक्शन है, जिसको हम विटल सेंटर जिसको हम बोलते हैं, तो हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे काम जो है यही कंट्रोल करता है। उसके बाद अभी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड सीएनएस का जो पार्ट था, वो स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन करता है। देखिए एक बात याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन और अनवॉलेंटियर एक्शन में फर्क है। अनवॉलेंटियर एक्शन मतलब जिनके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, रिफ्लेक्स का मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ब्रेन और बॉडी के बीच में संदेश भेजने का काम भी जो है स्पाइनल कोड करता है, ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करता है और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे पलकों का झपकना, एकदम एकदम से यहाँ पे जो है करंट लगना, और गर्म हाथ लगने से एकदम से हाथ पीछे करना, ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन के रिएक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल स्पाइनल कोड करता है, अनवॉलेंटियर एक्शन मेडुला ऑब्लंगेटा करती है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन आर्क आप देख सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क जो होती है, कोई भी चीज है, जैसे मैंने टच किया गर्म चीज को, सबसे पहले रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेंगे, उसके बाद ये मैसेज जाएगा स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड ब्रेन के पास नहीं भेजेगा। दोबारा बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन के पास भेजने की जरूरत नहीं है, इनको कौन देखेगा, रिफ्लेक्स आर्क को देखेगा स्पाइनल कोड। तो जैसे ही स्पाइनल कोड इसको महसूस करेगा, वो वापस मोटर नर्व को भेजेगा और इफेक्टर यानी कि वो हटा देगा। जैसे कोई गर्म चीज लगी तो वो टच किया सेंसरी नर्व ने, सेंसरी नर्व गई किसके पास, स्पाइनल कोड ने, स्पाइनल कोड ने मोटर नर्व को सूचना भेजी कि इस हाथ को हटा ले, नहीं तो बढ़ जाएगा यहाँ से। उदाहरण आप देख सकते हो, नी जर्क होता है, नी जर्क मतलब जैसे आपको ऐसे झटका लगता है ना, वो विड्रॉल रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी चीज एकदम से आप हाथ पीछे खींचते हो, ये सारे रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है, लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है, बैलेंस का सेंटर जो है सेरिबेलम होता है, विटल सेंटर जिसको हम मेडुला बोलते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, सेंसरी रिले जो होता है वो आपका थैलेमस होता है, मास्टर कंट्रोलर जो होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है, क्योंकि ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये कुछ निकनेम्स हैं। फाइट एंड फाइट जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को हम बोलते हैं, और जो रेस्ट जो होता है, रेस्ट और रेस्ट जो होता है वो किसको बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं। सीएसएफ फॉर्मेशन जो होती है वो कोरोइड प्लेक्सस के अंदर होती है। सीएसएफ का मतलब जो मैंने फ्लूइड बताया था आपके आर्केनोइड के अंदर, ब्रेन की जो लेयर थी, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा ब्रेन, ठीक है भाई। क्लास वही भी 1 घंटे के करीब चली जाती है, तो हम कोशिश भी करें ना तो भी चली जाती है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, ये सारा कंटेंट जो है ना आपका, ये जितना भी
है, ये पूरा का पूरा, कई बच्चे पूछते रहते हैं तो मैं बता देता हूँ। हमारी ई बुक्स आती हैं। ई बुक्स कहाँ पर आती हैं? तो हमारा ऐप है जिसका नाम है उत्तम क्लासेस। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कोई आईफोन या विंडो चला रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उनको लिंक दे दूंगा, ठीक है। ऐप के ऊपर सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा प्राइस भी हम नहीं रखते हैं, नॉर्मली 50 के करीब प्राइस रखते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट, अब मैं मॉक टेस्ट लगभग सभी पैरामेडिकल्स के, मेनली टेक्निकल ग्रुप्स के ऊपर ही हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। सारे मॉक बेहतरीन तरीके वाले, ऐसे किसी की फोटो को मतलब कॉपी पेस्ट वाले अगर मॉक टेस्ट होते तो हम कभी के लॉन्च कर लिए होते, ठीक है। आजकल मार्केट में चले हुए हैं, सभी एक जैसे पेल रहे हैं, कोई रिलीवेंट नहीं है। हमारे मॉक टेस्ट को आप देखना, मॉक टेस्ट 70:30 का ही है हमारा। जो हरियाणा का पैटर्न है उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट जो हमने बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बेहतरीन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ई बुक्स वगैरह जो है ये अगर आप लेना चाहते हो तो आप जो है हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को जाके भी एक बार रेटिंग जरूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमें एक मोटिवेशन